Hello students, in today's lecture we are going to learn 6th standard history lesson number 4 द वैदिक सिविलाइजेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था थर्ड लेसन, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना, उसका लिंक दे दूँगी मैं। ओके, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, द वैदिक सिविलाइजेशन में। सिविलाइजेशन क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। ये होता है कि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन सोसाइटी जिसका कल्चरल सोशल डेवलपमेंट एक जैसा हो कि, और सिविलाइजेशन मतलब कि जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन था तो उस टाइम पे किस तरीके से उनका रीति रिवाज था, वो सिविलाइजेशन अलग था। अभी का हमारा जो सिविलाइजेशन है, जिस तरीके से हमारा रहन सहन है, वो अलग है। ठीक है, तो ये होता है सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन क्या है, उस टाइम पे क्या कुछ कैसा था वो देखेंगे। तो देखेंगे हम पहले वैदिक लिटरेचर, पहला देखेंगे वैदिक लिटरेचर में क्या क्या है, कौन कौन से लिटरेचर साहित्य हैं, बुक्स टेक्स्ट हैं। उसके बाद हम देखेंगे फैमिली सिस्टम किस तरीके से था, और तीसरा हम देखेंगे एग्रीकल्चर, उस टाइम पे खेती कैसी होती थी, एनिमल हस्बेंड्री किस तरीके से, कौन कौन से पशु उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे, एनिमल इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसी थी उनकी, रिलीजियस आइडियाज़ उनके किस तरीके से, धर्म और जो उनके सोच थी, उनके थॉट्स किस तरीके थे, पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम कैसा था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं द वैदिक लिटरेचर। ओके, तो एक एक हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, सो वैदिक लिटरेचर क्या है पहले वो देखते हैं। द सिविलाइजेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज़ नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन। तो वो सिविलाइजेशन, जो वो सभ्यता जो वैदिक लिटरेचर पे बेस्ड है, ठीक है, जो वैदिक लिटरेचर जिस तरीके से वैदिक लिटरेचर में लिखा गया है उसी के आधार पे लोगों का रहन सहन, उनकी सोच उसी तरीके की थी, उसी को कहा जाता है वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि जो वैदिक लिटरेचर पे ही बेस्ड है वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है उसी को लोग फॉलो करते थे, उसी के आधार पे लोग रहते थे, वही है वैदिक सिविलाइजेशन। द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी आवर अर्लीस्ट लिटरेचर। जो वेदास हैं, जो वेद हैं चार, वही क्या है हमारे वो चारों सबसे पहले लिटरेचर हैं, पहले साहित्य जो सबसे पुराने और पहले साहित्य हैं, टेक्स्ट हैं, वो हैं वेद, चार वेद हैं। द वेदास वर कंपोज्ड बाय मेनी सेजेस और ऋषिस। तो जो वेद हैं वो हमारे जो पुराने ऋषि हैं, संत हैं, उन लोगों ने उसे कंपोज किया है, उन लोगों ने उसे लिखा है। सम वैदिक हिम्स वर कंपोज्ड बाय वीमेन। हिम्स मीन्स होता है भजन, जो हम भजन शिव जी के लिए और अलग अलग देवताओं के लिए, कृष्णा के लिए गाते हैं, उसको बोलते हैं भजन। तो बहुत सारे ऐसे भजन हैं जिसे कि उस टाइम की वीमेन लोगों ने भी लिखा है। ऐसा नहीं कि वहाँ उस टाइम पे सिर्फ मेल का ही इम्पोर्टेंस था, इनका कुछ नहीं था। वैदिक लिटरेचर इज़ इन संस्कृत। तो ये क्या है, शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है वेद। ठीक है, वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। और जो वैदिक लिटरेचर है, जो वेद हैं और जो अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं, तो वो क्या है उस टाइम के बहुत ही रिच, बहुत ही समृद्ध और बहुत ही डाइवर्स, अलग अलग तरीके के हैं। जितने भी टेक्स्ट हैं हर वेद में कुछ अलग दिया हुआ है, हर उपनिषद में कुछ अलग दिया हुआ है, तो मतलब विविध हैं, डाइवर्स हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताई गई है वहाँ पे। द ऋग्वेदा इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट। जो ऋग्वेद है, जो वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद है, वो सबसे पहला टेक्स्ट, सबसे पहली बुक है, वो पहला सबसे साहित्य है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। ये किस फॉर्म में है, तो वर्सेस मतलब श्लोक के फॉर्म में है। पूरा पूरा श्लोक ही है। श्लोक आपको पता होगा, श्लोक जो पंडित लोग बोलते हैं पूजा पाठ में, वो। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं। द वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज संहिता। तो जो वैदिक टेक्स्ट हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, संहिता। ठीक है, जो वेद जितने भी बुक्स हैं उन्हें बोला जाता है संहिता। संहिता में चारों वेद आ गए। विद मीन्स टू नो। विद का मतलब होता है जानना। द टर्म वेदा डिराइव्स फ्रॉम विद। और जो वेद है वो विद से ही लिया गया है, और विद का मतलब क्या है, नॉलेज, ज्ञान। तो ये आपको याद रखना है कि वेद कहाँ से लिया गया है, विद से, और विद का मतलब क्या है, नॉलेज। द वेदास हैव बीन प्रिजर्व्ड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति। तो जो वेद हैं वो कैसे आए हैं, किस तरीके से प्रिजर्व था अभी तक, तो ओरल ट्रेडिशन में। जैसे एक ये पुराने पर्सन हुए, कुछ जानकार, इनको ज्ञान हुआ इस चीज़ का, फिर इन्होंने दूसरों को बताया, इन्होंने इसको बताया, इनको बताया, इनको बताया, इनको बताया, इसी तरीके से चले आया। ठीक है, बाद में कंपोज तो लिखा तो बाद में गया, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, श्रुति। मतलब सुन सुन के एक दूसरे से सुन के ये आगे आया, इसको इसलिए बोला जाता है श्रुति। सुन के तब से लेके आज तक चला आ रहा है ये चीज़, तो इसलिए इसको बोला जाता है श्रुति। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब पहला वेद है जो ऋग्वेद, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता क्या है, उसमें क्या है वो देखते हैं। इच वर्स ऑफ द वेदा इज़ नोन एज अ ऋचा। तो जो हर श्लोक है, श्लोक को क्या कहा जाता है, ऋचा। वर्सेस मीन्स होता है श्लोक, और श्लोक को क्या कहा जाता है वेदों में, ऋचा।
सो द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचा इज़ कॉल्ड ऋग्वेद। तो जो वेद है वो पूरा ऋचा से ही मिलके बना है। ओके, तो ऋचा से मतलब पूरा वेद है वो पूरा ऋचा से बना हुआ है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ऋग्वेद। ऋचा से मिलके पूरा पूरा श्लोक ही श्लोक है, इसलिए ऋग्वेद कहा गया उसे। आपको समझ में आना चाहिए कि वर्सेस मतलब होता है श्लोक, और श्लोक को संस्कृत में बोला जाता है ऋचा। ये तो इंग्लिश वर्ड है ना वर्सेस, तो वर्स जो है वो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम अगर बोले हिंदी में तो ऋचा से पूरा बना है ऋग्वेद, इसलिए उसे बोला जाता है ऋग्वेद। पूरा उसमें श्लोक ही श्लोक हैं और श्लोक को ऋचा बोलते हैं। ऋचा मीन्स अ वर्ड्स कंपोज टू प्रेज अ डाइटी। डाइटी मीन्स कि भगवान, देवता। डाइटी मीन्स देवता। ऋचा का मतलब क्या होता है, कंपोज किया गया, तारीफ भगवान की तारीफ में किया गया कुछ श्लोक हैं, कंपोज किया गया श्लोक में, छंदों में, उसे इस तरीके से गाया गया, मतलब ताकि छंद में, जैसे पोएम वगैरह कैसे होते हैं छंद में, वैसे ही छंद में ऋचा में बोला गया है देवताओं के बारे में, इसलिए उसे ऋचा कहा जाता है। वेन अ नंबर ऑफ ऋचाज आर पुट टुगेदर टू प्रेज अ पर्टिकुलर डाइटी द पोएटिक कंपोजिशन कॉल्ड अ सुक्ता। अच्छा, तो जैसे देखिए अब जैसे कि क्या है कि एक श्लोक ये हो गया, एक ऋचा ये हो गया, दूसरा ऋचा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ऋचा ये हो गया। अब इस तरीके से बहुत सारे ऋचा मिलके एक जो फॉर्म, एक पोएम जैसा बना देते हैं, उसे बोला जाता है सुक्ता, सुक्त। ठीक है, तो जब बहुत सारे यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ ऋचा मिल के, अलग अलग श्लोक मिल के एक पर्टिकुलर प्रेज बन जाते हैं, किसी भगवान की तारीफ़ के लिए एक पोएम बन जाता है, पोएटिक कंपोजिशन में आ जाता है, तो उसे बोला जाता है सुक्ता। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ मेनी सुक्तास कंपोज्ड टू प्रेज डिफरेंट डाइटीज़। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में अलग अलग सुक्ता हैं, सुक्ता और किस तरीके से अलग अलग डाइटीज़ के लिए, अलग अलग देवताओं के लिए सुक्ता बहुत सारे दिए गए हैं। वरुण देव के लिए, अग्निदेव के लिए बहुत सारे इस तरीके से पोएम बनाया गया है, अलग अलग श्लोक से, बहुत सारे श्लोक से मिला के एक सुक्ता तैयार किया गया, पोएम तैयार किया गया किसी भगवान की तारीफ़ के लिए, उसे बोला गया सुक्ता। दूसरा वेद क्या है, यजुर्वेद संहिता। तो द यजुर्वेदा कंटेन्स मंत्रास अटर्ड ड्यूरिंग अ यजना। तो यजुर्वेद इसमें क्या कहा गया है संहिता में, यजुर्वेद में क्या बोला गया है, पूरा मंत्र ये लिखा गया है कि किस तरीके से जब यज्ञ होते हैं, यजना मीन्स होता है यज्ञ, यज्ञ के दौरान किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना है, बोलना है, वो बताना है। अटर्ड मीन्स उच्चारण करना, बोलना, ये यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद प्रोवाइड्स गाइडेंस अबाउट हाउ एंड व्हेन द डिफरेंट मंत्रास मस्ट बी चांटेड ड्यूरिंग यजना राइट्स। सो यजुर्वेदा क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से डिफरेंट मंत्र डिफरेंट टाइम में यज्ञ हो रहा है, अलग अलग राइट्स मीन्स होता है संस्कार, अलग अलग संस्कार हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन से टाइम पे कौन से भगवान का आह्वान करना है, कब कौन सा मंत्र बोलना है, ये सारी चीज़ें यजुर्वेद संहिता में बताया गया है। दिस टेक्स्ट इंक्लूड्स द वर्सेस और पोएटिक इनकैंटेशंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन प्रोज। तो इस बुक में, इस वेद में क्या है, बहुत सारे श्लोक हैं, वो क्या है, और पोएटिक इनकैंटेशन मतलब इस तरीके से कि पोएम की तरह है, पोएम की तरह है, श्लोक है, पोएम की तरह मंत्र है। इनकैंटेशन मतलब कि मंत्र हैं, और उसे फिर बाद में एक्सप्लेन भी किया गया है, प्रोज में एक्सप्लेन भी किया है। पहले क्या है, पहले श्लोक में है, फिर पोएम के जैसा है, बाद में उसे क्या किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। अब हम देखते हैं कि सुक्ता क्या होता है, कुछ सुक्ता के बारे में देखते हैं। जैसे कि ओ ऑलमाइटी मेक इट रेन इन प्लेंटी, ओ भगवान बहुत ज़्यादा बारिश करो। मे वी गेट अ प्लेंटीफुल क्रॉप इन आवर फील्ड, तो हमारे जो खेतों में बहुत सारे, प्लेंटीफुल मतलब बहुत सारे फसल होंगे, क्रॉप मीन्स फसल। मे देयर बी प्लेंटी ऑफ मिल्क फॉर आवर चिल्ड्रन, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे दूध मिलेंगे, बहुत सारे फसल होंगे, तो हमारे गायों को खाने के लिए भी बहुत फसल मिलेगा, और बहुत फसल मिलेगी तो गायें बहुत दूध देंगी। मे द काउज कम टू आवर होम्स एंड स्टे हैप्पीली इन देयर पेन्स, तो गायें हमारी क्या हो जाएंगी, अपने घर पे आएंगी तो बहुत ही खुशी से अपने पेन्स मतलब जहाँ पे वो रहती हैं ना, जहाँ पे गायों के बांधने का जगह होता है, शाला जो होता है उसको बोलते हैं पेन्स, जो बाड़ा जहाँ पे वो रहती हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ही मे दे बेयर मेनी काव्स, तो वो बहुत सारे बच्चे भी देंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, तो अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहेंगे अपने शाला में। अराइज ओ पीपल, लोगों जागो उठो, डार्कनेस हैज़ वैनिश्ड विद द एडवेंट ऑफ डॉन एंड सनलाइट कम्स, मतलब वैनिश्ड मीन्स कि डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, कम्प्लीटली गायब हो गया, जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो गया। एडवेंट ऑफ डॉन मतलब जैसे ही भोर की किरणें आई सूरज के साथ, सूरज की किरणों के साथ यहाँ पे सूरज का आगमन, एडवेंट मीन्स होता है आगमन हो चुका है भोर की किरणों का, डॉन मीन्स भोर की हो गया है, और सनलाइट कम, सनलाइट आ गई है। डॉन हैज़ अवेकन्ड द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, पूरे जगत में क्या हो गया,
पूरा डॉन मतलब भोर की किरणें, सुबह की किरणें आ गई हैं। लेट अस परस्यू और ओन ऑक्यूपेशन एंड अर्न रिचेस, तो चलो सब लोग उठो और अपने अपने काम में लग जाओ और अर्न रिचेस, और अमीर हो मतलब अपने अपने काम में लगो, जियो खाओ यही सब करो। ओके, मतलब कि अपने अपने काम में लग जाओ जो भी काम है आपका, और अमीर बनो, इतना मतलब अच्छे अच्छे काम करो और अमीर बनो। तो ये क्या है, ये देखिए ये अलग श्लोक है, यहाँ पे इंग्लिश में है, बट अभी क्या है कि वहाँ पे ऋग्वेद में क्या होगा कि इंग्लिश श्लोक में होगा, संस्कृत में होगा, ये अलग श्लोक ये अलग श्लोक। तो ये इन तीनों श्लोकों को मिल के एक क्या बनाया, पोएम बना दिया। तो इसी को क्या बोला गया, सुक्ता, जो भी हमने पढ़ा। सामवेद संहिता क्या है, सामवेदा संहिता में क्या लिखा गया है, द सामवेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन सिंगिंग ऋग्वेदिक वर्सेस टू अ सेट रिदम एंड ट्यून एट द टाइम ऑफ यज्ञास राइट्स। ओके, दैट मीन्स कि द सामवेद में क्या लिखा गया है, कुछ ऐसे गाइडेंस दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, जो ऋग्वेद में जो श्लोक दिए गए हैं उन्हें किस तरीके से रिदम में गाना है, किस तरीके से ट्यून में गाना है, अलग अलग राइट्स के दौरान अलग अलग जो संस्कार हो रहे हैं यज्ञ के टाइम किस तरीके से उन श्लोकों को गाना है एक साथ एक स्वर में, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। द सामवेदा हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ मेजर वे इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक। और जो सामवेद है ना, ये जो इंडियन म्यूज़िक है, जो क्लासिकल म्यूज़िक हम देखते हैं ना, सारेगामा पधनिसा, जो बहुत सारे गाने बने हैं किस तरीके से हिंदी के क्लासिकल जो हम देखते हैं भगवान के लिए गाए जाते हैं, पुराने पुराने जो लोग क्लासिकल सिंगर हैं तो वो लोग कैसे गाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो गायन आया है ना वो सामवेदा के से ही लिया गया, क्योंकि इसमें अच्छे से बताया गया है किस तरीके से गाने को रिदम में गाना चाहिए, कब कहाँ क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे छंद कैसे वर्सेस यूज़ करने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, तो इसलिए ये जो फाउंडेशन है इंडियन म्यूज़िक का उसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है सामवेद का। अथर्ववेद संहिता क्या है, लास्ट है। द अथर्ववेद इज़ नेम्ड आफ्टर अथर्व ऋषि। तो अथर्ववेद का नाम किस पे है, अथर्व ऋषि पे, इन्होंने ही कंपोज किया होगा इसे, अथर्व ऋषि ने। द वेदा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री वेदास, जो हमने अभी ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, उन तीनों से ये क्या है, डिफरेंट है। इट इज़ मोर कंसर्न विद मेनी थिंग्स इन द डे टू डे लाइफ इन द पीपल। तो ये क्या है कि ये जो अब उसमें क्या था, हमने जो 3 पढ़े उसमें किस तरीके से गाना है, भगवान की तारीफ़ कैसे करना है, अलग अलग श्लोक अलग अलग यज्ञ के टाइम कैसे बोलना है। इसमें क्या है, अलग अलग दिन में आप हर दिन में आप किस तरीके से आप मतलब कि अलग अलग जो आपके रिचुअल्स जो भी रीति रिवाज हैं उसमें आप किस तरीके से बिहेव करते हो, इन लोगों को इंसानों के बारे में भी बताया गया है इसमें, कैसे उन्हें रहना चाहिए, कैसे उन्हें बिहेव करना है, किस तरीके से दुनिया में रहना है, वो सारी चीज़ें। इट इंक्लूड सोल्यूशन टू एडवर्सिटीज़ एंड डिसीज़, मतलब कि जो अलग अलग इंसानों पे मुसीबतें आती हैं, डिजीज़ जो बीमारियां आती हैं, उनका सोल्यूशन भी यहाँ पे बताया गया है, किससे इनसे कैसे इनसे निजात मिल सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन हर्ब्स। तो इसमें क्या है, जैसे जो अलग अलग हम देखते हैं वाग्भट, चरक, ये सब बहुत जो अलग अलग जो विद्वान हुए आयुर्वेद के, तो इन्होंने कहाँ से पढ़ा, वेदों में से ही पढ़ा, आयुर्वेद के बारे में इसी से पढ़ा, अथर्ववेद से ही पढ़ा। तो उन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी, उन्होंने क्या किया, सिंपल लैंग्वेज में लिखा ताकि बाकी के लोग भी पढ़ सकें। ये क्या है, ये बहुत पूरे प्योर संस्कृत में है, टफ वर्ड में है, इसके लिए लोगों को समझ में नहीं आता, तो उन लोगों ने उसे पढ़ा और उसे यूज़ किया। जैसे आज अभी भी हम देखते हैं तो आयुर्वेद का जो भी पतंजलि का सब मिलता है, तो पतंजलि ने कहाँ से किया, तो उनके जो गुरु थे पतंजलि के जो भी हैं, रामदेव के जो गुरु थे, उन्होंने पढ़ा, वाग्भट के जो बुक्स पढ़े, वाग्भट ने कहाँ से पढ़ा, इन अथर्ववेद से पढ़ा। तो धीरे धीरे ये जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं वो हमारे वेदों से ही आया है, जो अभी हम आयुर्वेद देख रहे हैं। द अथर्ववेद प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंग। तो यहाँ पे बताया गया, ये भी गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से एक राजा को शासन करना चाहिए, कैसे उसकी प्रजा खुश रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। द ब्राह्मणा टेक्स्ट क्या है, अरण्यकाश एंड उपनिषद क्या हैं, ये सब क्या है, तो ब्राह्मण टेक्स्ट, अरण्यक और उपनिषद ये संहिता के लिखने के बाद आए। जो तीनों हमने देखा कि जो चारों वेद है वो लिखने के बाद क्या क्या आए, तो ब्राह्मण टेक्स्ट, अरण्यक और उपनिषद ये सब वेदों के बाद आए, पहले सबसे पहले वेद ही आए थे, ठीक है। दे आर ऑल्सो इंक्लूड इन वैदिक लिटरेचर, ये भी वैदिक लिटरेचर में ही इंक्लूड हैं, ठीक है। ब्राह्मण टेक्स्ट क्या है, ये जो हमने पढ़ा इसके बारे में पहले देखते हैं क्या है।
दे वर composed टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास। तो इसमें क्या है कि जो वैदिक मंत्र है किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे कंपोज करना है, कैसे गाना है, जब अलग अलग रीति रिवाज अलग, जैसे शादी हो रही है, रिचुअल्स मतलब शादी हो रही है उस टाइम में यज्ञ में कौन से मंत्र बोलने हैं, 16 संस्कार जब होते हैं, जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो उपनयन संस्कार होता है, बाद में आगे चल के नामकरण होता है, उस टाइम में कौन से मंत्र बोलने हैं, और जो श्राद्ध होता है मरने के बाद उसमें कौन से मंत्र बोलने हैं यज्ञ में। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रिचुअल्स में अलग अलग मंत्र हैं, वो यहाँ पे ये बताता है कि कब क्या यूज़ करना है। ईच वेदा हैज़ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स मतलब कि यहाँ पे जो भी वेद हैं वो क्या है, अलग अलग जो वेद हैं ब्राह्मण के, ठीक है, जो अलग अलग ब्राह्मण टेक्स्ट हैं वो इंडिपेंडेंटली कॉल्ड ब्राह्मण्स, उन्हें क्या कहा जाता है, ब्राह्मण्स कहा जाता है। अलग अलग जो टेक्स्ट हैं इनका एक अलग ही हम कह सकते हैं पर्टिकुलर ये भी एक बुक है। अरण्यकस क्या है, अरण्यकस कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन और थॉट्स एक्सप्रेस्ड आफ्टर द मेडिटेटिंग एंड विद डीप कंसंट्रेशन इन फॉरेस्ट और वाइल्डरनेस। तो अरण्यक क्या है, और अरण्यक का मतलब होता है जंगल, ठीक है, अरण्यक का मतलब संस्कृत है ये, इसका मतलब होता है जंगल, वन, फॉरेस्ट। तो अरण्यकस कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या है, अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे करना है, अपने आप को कैसे जानना है, इस दुनिया के बारे में कैसे जानकारी लेना है, अपने आप को, परमात्मा को, भगवान को किस तरीके से मेडिटेशन के थ्रू, डीप कंसंट्रेशन के थ्रू, फोकस के थ्रू किस तरीके से जाना जा सकता है, वो है। कहाँ पे, आप घनी जंगल में चले जाते थे वो लोग, घनी हिमालय पे चले जाते थे, घने पहाड़ियों में चले जाते थे, वहाँ पे जाके वो लोग डीप मेडिटेशन करते थे, तप करते थे, ध्यान करते थे, और फिर वो लोग अपने आप को समझ पाते थे कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत ही डीप नॉलेज की बातें हैं। ओके, द अरण्यकस आर कंसर्न विद एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यजना राइट्स। और अरण्यक क्या करता है, ये कंसर्न करता है एक्यूरेट परफॉर्मेंस, कब कौन से रीति रिवाज पे किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे परफॉर्म करना है, क्या रीति रिवाज कैसे अपनाना है, ठीक है, कब कहाँ क्या यूज़ करना है, यज्ञ में कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताती है। और क्यों यूज़ होती हैं ये मंत्र इस पर्टिकुलर थिंग में, जैसे शादी में यही मंत्र क्यों यूज़ करना है, श्राद्ध में यही मंत्र क्यों यूज़ करना है, अलग अलग टाइम पे क्यों ये यूज़ होता है। तो ये अरण्यकस जो पढ़ेगा, अरण्यकस, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है, कि क्यों अलग अलग इम्पॉर्टेंस है, अलग अलग मंत्रों का क्या इंपॉर्टेंस है। अब उपनिषद क्या है वो देखते हैं। द टर्म उपनिषद इंडिकेट्स नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर। उपनिषद क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है कि ये जैसे जिस तरीके से टीचर के कदमों में बैठ के जैसे नॉलेज एक्वायर किया जाता है, नॉलेज ग्रहण किया जाता है, उसी तरीके से उपनिषद है। अगर आप उपनिषद को पढ़ोगे तो आपको पूरी तरीके से वही नॉलेज प्राप्त होगा जो कि आपको एक टीचर से होगा, ठीक है, एक तरीके का उपनिषद एक टीचर की तरह है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट इवेंट्स लाइक लाइफ एंड डेथ। तो ह्यूमन क्या हमेशा से क्यूरियस रहा है, वंडर्ड रहा है कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, लाइफ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, हम मरेंगे तो कब फिर से पैदा होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी चीज़ हमेशा इंसान जानने के लिए क्यूरियस रहता है, वंडर्ड रहता है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर टू देम, इसे जानना इतना आसान नहीं है। द उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज़। तो जो उपनिषद है इन्हीं सब बातों के, इन्हीं सब जो इश्यूज़ हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है अलग अलग, इसी बात पे डिस्कस करता है उपनिषद। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। लाइफ के बाद, मरने के बाद क्या होता है, आफ्टर डेथ क्या होता है, किस तरीके से होता है, फिर जन्म कैसे होता है, वो सारी चीज़ें उपनिषद में दी गई हैं। द 4 वेदास, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास जो हमने पढ़ा, अरण्यकास जो पढ़ा, जो उपनिषद पढ़ा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स, मतलब कि 1500 साल पहले ये कंपोज किया गया है, लिखा गया है। अब वेद तो बहुत पहले से आ रहे हैं, बट लिखे 1000 साल पहले गए हैं, क्योंकि इसे लिखने वाला कोई नहीं था, ये सब सुन सुन के याद कर लेते थे, बाकी बाद में लिखा गया बहुत टाइम के बाद, ताकि लोग आने वाले टाइम में से पढ़ सके, जान सकें, ठीक है, इसलिए बाद में लिखा गया। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मेनी चेंजेस। और इस दौरान लिखा गया जब, और लिखने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए वैदिक सिविलाइजेशन में। द वैदिक लिटरेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड। और वैदिक लिटरेचर में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये, जो वैदिक साहित्य हैं, जो इतनी सारी बुक्स के बारे में हमने पढ़ा, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण टेक्स्ट और जो उपनिषद हैं, ये सब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत हैं कि किस तरीके से
वैदिक पीरियड में लाइफ किस तरीके से चेंज हुआ धीरे धीरे करके, वो सारी चीज़ें इसमें हमें पता चलेगी कि उसमें किस तरीके से पहले लोग लाइफ करते थे, जीते थे, वो सारी चीज़ें हमें इनमें पढ़ने को मिलती हैं। अब देखते हैं उस टाइम में फैमिली सिस्टम क्या थी, डे टू डे लाइफ इनकी किस तरीके की थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन द वैदिक पीरियड। तो उस टाइम में क्या जॉइंट फैमिली रहती थी, जैसे अभी भी रहती है। द गृहपति वाज द हेड ऑफ द फैमिली, अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली। तो उनके जो फैमिली का जो हेड होता था वो एक आदमी होता था, मैन होता था, जो रिस्पॉन्सिबल होता था, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती थी और उसे क्या बोला जाता था, गृहपति। जैसे आपके पापा उस टाइम अगर आपके पूरे घर की देख रेख आपके पापा कर रहे हैं, आपके दादा कर रहे हैं, तो उन्हें बोला जाएगा गृहपति। ऐसे उस टाइम पे गृहपति बोला जाता था। हिज फैमिली इंक्लूडेड हिज ओल्ड पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, द यंगर ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज। सपोज़ कि जैसे कि आपके पापा हुए, तो आपके पापा के जो पापा मम्मी हुए वो लोग भी उसी फैमिली में रहेंगे। आपके पापा के जो अगर चाचा भी हैं तो चाचा भी रहेंगे उसी में। आपके पापा के अगर भाई हैं और आपके चाचा लोग हैं तो वो लोग भी उसी फैमिली में रहेंगे। आप जितने भाई बहन हो आप भी उसी फैमिली में रहेंगे, जैसे आज भी होता है हम लोगों की फैमिली में। उसी तरीके से उस टाइम पे भी रहते थे लोग। ओके, छोटे बड़े जितने भी भाई बहन थे सब एक घर पे रहते थे, एक ही जगह पे। दिस फैमिली सिस्टम वाज पैट्रियार्कल। इसे क्या बोला जाता है, पैट्रियार्कल मतलब पितृ प्रधान बोला जाता है। पैट्रियार्कल मतलब कि जहाँ पे मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब है, पिता का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पूरे घर की देख रेख करने की, अपने फादर की, तो उसे बोला जाएगा पैट्रियार्कल। उस टाइम पे क्या उसके फादर ही सब देखते थे, घर पे एक आदमी ही देखता था, इसलिए उसको बोला जाता है पैट्रियार्कल। अगर ओके, इन द इनिशियल पीरियड, स्टार्टिंग में क्या था, वैदिक सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में देयर आर रेफरेंसेस टू वुमेन स्कॉलर्स सच एज लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी इन वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में, वैदिक मतलब कि ये लोग भी वेद पाठ वगैरह सब करती थी। लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, ये तीनों वीमेन हैं। ये तीनों क्या करती थी, ये लोग भी वैदिक लिटरेचर पढ़ती थी, इसकी विद्वान थी। ये लोग बहुत ही बड़ी विद्वान थी ये औरतें। लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, ये लोग बहुत बुद्धिमान थी। ये लोग भी ज्ञान रखती थी, वेद पाठ करती थी। तो उस टाइम में बहुत ही अच्छा सिचुएशन था औरतों का। लेकिन हाउएवर स्लोली द रिस्ट्रिक्शंस ऑन वीमेन वेंट ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर पोजीशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी बिकेम सेकेंडरी। धीरे धीरे क्या हुआ, औरतों पे रिस्ट्रिक्शन लगना स्टार्ट हुआ, पाबंदी स्टार्ट हुआ। तो ये धीरे धीरे क्या हो गई, इन पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ती गई और उनका जो पोजीशन है फैमिली में और सोसाइटी में वो धीरे धीरे सेकेंडरी लेवल पे आ गया और प्राइमरी लेवल पे कौन आ गया, मेल। ठीक है, जैसे कि जो पति रहता था वो मेन बन गया घर का और ये सेकेंडरी मतलब कि हो गई सेकेंड कैटेगरी में आ गई। पहले ऐसा नहीं था, दोनों प्राइमरी पे ही रहते थे, दोनों एक बराबर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मेल है वो ऊपर आ गया और जो फीमेल है वो नीचे आ गई। ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन पे। द हाउसेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वर अर्दन और वैटल एंड डॉब कंस्ट्रक्शन। घर उस टाइम कैसे थे वैदिक पीरियड के, तो मिट्टी के होते थे या फिर वैटल के। वैटल मीन्स क्या होता है, वैटल मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ डॉनिंग रॉड्स, ट्विग्स, ब्रांचेस और ये सब जो छोटे छोटे कह सकते हैं लकड़ियाँ होती हैं और मिक्सचर ऑफ मतलब मिट्टी वगैरह के, ये सब होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वैटल मीन्स क्या होता है, वैटल मीन्स होता है कि अच्छा, डॉब मीन्स क्या होता है, लीपना पोतना, जैसे पुताई करना, जैसे घर की पुताई होती है ना, जिसे आप कोट करते हैं। अभी तो सीमेंट से कोट करते हैं, लेकिन उस टाइम में कैसे कोट करते थे, तो काव डंग जो होता था उसका, मिट्टी का, वो सब मिला के। ठीक है, जैसे कच्चे घर आप देखते हैं। वैटल मीन्स वुवन लैटिस ऑफ वुडन स्ट्रिप्स विच इज़ डॉब्ड विद क्ले मिक्सड विद काव डंग। तो इसमें क्या क्या मिक्स होता था, तो काव डंग मतलब गोबर और वुडन छोटी छोटी लकड़ियाँ और स्ट्रॉ होता है ना, भूसा जो गाय भैंस को खिलाया जाता है, वो सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती थी और तो इन सब चीज़ों को मिला के कोट किया जाता था, दीवार को उस तरीके से बनाया जाता था। सो लैटिस मीन्स क्या होता है, लैटिस मीन्स होता है पत्ते वगैरह मिला के उसमें इस तरीके से छप्पर मतलब कि क्या बनाते थे, अपना दीवार का बनाते थे। बड़े बड़े पत्ते होते हैं जो लैटिस के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनसे उनके घर को चिपका के वैसे बनाया जाता था पूरा। और अ हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला। तो
क्या बोलते थे पहले, घर को क्या बोलते थे, अभी तो हाउस बोलते हैं, होम बोलते हैं, घर बोलते हैं। उस टाइम में गृह, गृह को, गृह संस्कृत वर्ड है तो गृह बोला जाता है। गृह को हम धीरे धीरे क्या बोलने लगे, घर बोलने लगे। और शाला बोला जाता था, जैसे पाठशाला हम बोलते हैं ना, तो रहने के लिए घर है तो पाठशाला, गौशाला, ये चीज़। और हम अभी भी बोलते हैं गृह प्रवेश है किसी के घर का, तो गृह प्रवेश, तो गृह, गृह। The diet of the people mainly consisted the cereals like wheat, barley and rice। तो लोग खाने में क्या खाते थे, तो गेहूँ, जौ और चावल। बारले क्या होता है, जो आप देखते हो कलश बिठाते हैं जब नवरात्रि में, तो जो उगाते हैं ग्रीन ग्रीन उगता है, वही होता है बारले। तो और इन्हीं तीनों चीज़ों से वो लोग अलग अलग डिफरेंट खाना बनाते थे, जैसे कि यावा, तो तो दिस मेड डिफरेंट प्रिपरेशन। तो इसी से वो क्या अलग अलग बनाते थे, लाइक यावा, गोधूम, व्रीही एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो खाने में अपने बनाते थे। यहाँ पे देखिए, वी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर यावा मीन्स बारले, गोधूम, व्हीट, व्रीही, राइस एट्सेट्रा। यावा मीन्स क्या होता है, बारले, गोधूम मीन्स की गेहूँ, व्रीही मीन्स राइस। ये सारी चीज़ें वो अलग अलग। यहाँ पे देखिए घर किस तरीके से है उस टाइम का, इस तरीके से आपको अभी भी गांव वगैरह में आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का घर मिल जाएगा। वैदिक पीपल रिलाइज्ड मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ये सारी चीज़ें वो मतलब कि यूज़ करते थे यहाँ पे। ओके, द वैदिक पीपल रिलाइज्ड मिल्क, रिलाइज्ड मीन्स क्या होता है कि एंजॉय करते थे वो लोग, इसी यही चीज़ यूज़ करते थे। दूध, दही, घी, बटर, हनी, ये सारी चीज़ यूज़ करते थे। ब्लैक ग्राम मीन्स क्या होता है, उड़द। लेंटिल मीन्स क्या होता है, मसूर। सीसमी मीन्स होता है तिल का तेल होता है ना, वाइट तिल होता है वो। और मीट भी वो यूज़ करते थे अपने डाइट में, ठीक है, खाने में वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। तो आपको याद करना है क्या क्या, तो वीट, बारले, राइस, और उसके बाद ये ब्लैक ग्राम, और क्या है, मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। सीसमी मतलब तिल, मीट, ये सारी चीज़ें। पीपल इन द वैदिक पीरियड यूज्ड कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स। और क्या यूज़ करते थे वो लोग, तो वो लोग कॉटन का कपड़ा यूज़ करते थे वैदिक पीरियड में, और ठंडी के टाइम में वुलन जो ऊन का कपड़ा होता है वो भी। दे ऑल्सो यूज्ड वल्काज और क्लोथ्स मेड फ्रॉम बार्क्स ऑफ ट्रीज। और क्या यूज़ करते थे, वल्काज, एक तरीके का कपड़ा जो कि किससे उन लोगों को मिलता था, तो पेड़ की छाल से। सिमिलरली एनिमल स्किन्स वर ऑल्सो यूज्ड एज क्लोथिंग। इसी तरीके से वो लोग क्या करते थे कि जो एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स रहते थे, उनका भी जो खाल होता था, स्किन्स होता था, उतार के वो लोग पहन लेते थे। आज भी देखेंगे आप तो जो टाइगर, चीता, ये सब होते हैं, लेपर्ड, ये लोगों को मार के उनकी स्किन बेची जाती है इल्लीगल तरीके से, क्योंकि बहुत महंगी बिकती है अभी। लेकिन उस टाइम पर उन लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, तब वो लोग यूज़ करते थे। आज तो इतने अलग अलग कपड़े हैं, फिर भी लोग बेचारों को मार डालते हैं, तो ये गलत बात है और इल्लीगल भी है। सो Men and women used ornaments of gold, flowers, garlands, strings made of beads, etc. तो उस टाइम में लोग ऑर्नामेंट, जो गहने हैं, वो क्या पहनते थे वो लोग, तो वो लोग सोना भी यूज़ करते थे, सोने के गहने जो भी हम पहनते हैं। फ्लावर गार्लैंड्स, फूलों का हार बना के, गार्लैंड मीन्स होता है फूलों का हार। स्ट्रिंग्स मेड ऑफ बीड्स, तो और क्या वो लोग यूज़ करते थे, बीड्स मतलब मोती, मनके, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे। मोतियों का माला, कांच की माला, अलग अलग स्टोन का माला वो लोग पहनते थे। अ काइंड ऑफ पेंडेंट कॉल्ड निष्क, एक अलग तरीके का एक पेंडेंट लॉकेट रहता था जिसे बोला जाता था निष्क। वो बहुत पॉपुलर था इन लोगों के टाइम पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था इन लोगों के लिए। इट वाज आल्सो यूज्ड एज अ करेंसी, तो इसे करेंसी के रूप में भी यूज़ किया जाता था, ठीक है, निष्क को। और बाकी भी जो गोल्ड्स वगैरह हैं उनको भी करेंसी, हमें पता है सोने की धातुएं बनती थी, सोने की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं वो लोग यूज़ करते थे। उस टाइम पे सोना इतना ज़्यादा था। अब इन लोगों का एंटरटेन का क्या है यहाँ पे देखते हैं। सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, बोर्ड गेम्स, चैरियट रेस एंड हंटिंग वर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। दैट मीन्स कि गाना सुनना, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जो जिसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये सब है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, डांस करना, नृत्य होता है। जो बोर्ड गेम्स क्या होता है, जैसे इस तरीके के बोर्ड, जैसे हम अभी लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, चौसर। और आपने महाभारत में देखा होगा जो उन लोगों ने खेला था द्यूत जो जुआ, तो वो भी इस तरीके से खेलते थे। तो ये क्या है, जैसे हम अभी खेलते हैं ना, उसको बोलते हैं बोर्ड गेम्स। चैरियट रेस मीन्स क्या होता है, जो रथ दौड़ होता है, जैसे भी साइकिल रेस होता है, कार रेस होता है, और घोड़े का रेस लगाते हैं, उस तरीके से उस टाइम में भी इस तरीके का रेस होता था, जो जैसे रथ पे रेस लगाते थे, रथों पे रथ का रेस लगाते थे। और हंटिंग का भी यहाँ पे वो लोग करते थे, शिकार भी करते थे। इसका ये लोग, इन लोगों के लिए एंटरटेन का ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए थी। देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर वीणा,
शततंतु, सिम्बल्स एंड द conch. परकुशन इंस्ट्रूमेंट लाइक डमरू एंड मृदंगा वर ऑल्सो यूज्ड। ये सारे रहे। ये देखिए, ये कॉन्च है, जैसे कि कॉन्च मीन्स शंख, ये है डमरू, ये है वीणा, ओके। ये देखिए, ये मृदंग, और ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये, ओके ओके, सिम्बल्स ये है, झांझ, इसको बोलते हैं झांझ, ये है। तो ये सारी चीज़ें वैदिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, हम आज यहीं तक रहने देते हैं, और ये 2 चैप्टर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए, ओके। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से देखेंगे।